अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए आजादी के बाद से ही सरकार ने हर कोशिश की कि किसी भी सूरत में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा रिश्ता कायम रखने का, और उनकी विदेश नीति सफल भी रही। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक एक कर हमारे सभी पड़ोसियों से रिश्ते में खटास आ गई है, चाहे वो नेपाल, भूटान हो, म्यांमार, पाकिस्तान तो था ही। खैर, हाल ही में मालदीव्स को लेकर भी खूब बवाल मचा है, लेकिन चर्चा अब है बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया बाहर निकलो की आवाज मालदीव से निकलकर अब बांग्लादेश में आने लगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 8 PM में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी। स्वागत है सर। एक जमाने की बात हुआ करती थी जब हमारे दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान और चीन से ही हुआ करती थी, पर अब कुछ समय से आप देखिए श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सबसे हमारे रिश्ते थोड़े खराब हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले मालदीव्स ने भी चीन से हाथ मिला लिया और हमारे आर्मी को वापस बोलने का अल्टीमेटम भी दे दिया। वहीं अब बांग्लादेश के भी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने भी भारत विरोधी अभियान यानी इंडिया आउट शुरू कर दिया है। इस पे आपका क्या कहना है? गेटी, असल में भारत और मोदी सरकार जब से भारत में आई है, उन्होंने तो ये बताना शुरू कर दिया था भारतवासियों को कि दरअसल हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन जिस तरह से आप खबर कर रही हैं, गोदी मीडिया अगर इन खबरों को थोड़े दिन भी बताना शुरू कर दे देशवासियों को, तो शायद उनको पता चल जाएगा कि दरअसल हम विश्व गुरु नहीं, आसपास के पड़ोस के वजह से भी हम हाथ धोते जा रहे हैं। आपको मैं शुरुआत अगर करूं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर आप चलें तो नेपाल क्या है बताइए, श्रीलंका क्या है। चीन का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में हुआ और श्रीलंका उसकी भाषा बोलने लगा। नेपाल जो हमारे बिना सांस नहीं लिया करता था, वो आखिरकार चीन के अधिपत्य में आना शुरू हो गया। बात यह है कि दरअसल जब सूचनाओं का अभाव हुआ देशवासियों के सामने गेटी, उस समय ये बताना ही भूल गया पूरा का गोदी मीडिया कि दरअसल हमारे पड़ोसियों के हालात क्या है। भूटान 73 दिन तक हमारी सेनाओं ने वहां जम करके चीन का मुकाबला किया, उनको एक जगह खड़ा रखा। और ज्योग्राफिकल अंदाज से अगर मैं आपसे कहूं कि भूटान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, हमारी 7 सिस्टर्स जो हमारे स्टेट्स हैं, उनको वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही जोड़ता है। लेकिन आखिरकार भूटान ने अब ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि आधिकारिक रूप से उसकी बात हो चुकी कि वो बेसिकली चाइना को भी स्टेक होल्डर मानता है। और चाइना ने दरअसल उसको एक बड़ी जगह दे करके, जो भारत की तरफ से हमारी जो कॉरिडोर की जगह है जो भूटान में लगती है, उस पर उसके समझौते चल रहे हैं। लेकिन भारत को ये बातें बताएगा कौन? जो पत्रकार बताते हैं उसे तो इंटरनेशनल बता दिया जाता है। बताए मालदीव की अगर बात मैं आपसे कहूं, तो मालदीव के अंदर चुनाव ही दरअसल इस बात को लेकर हुआ कि इंडिया आउट और इंडिया इन, यानी कि एक बंदा जिस देश की द्वीप कहूंगा मैं तो उसको, मैं तो देश भी नहीं कहूंगा, लेकिन ज्योग्राफिकल और कोस्टल लाइन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चीन को दरअसल अपना वन रोड वन बेल्ट जो उसका प्रोग्राम है, जो 6.5 अरब लोगों को वो टारगेट करना चाहता है, उसमें तमाम चीजें जो है ना उसके रास्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम तो इस तरफ से अलग हैं, हम तो 22 जनवरी का जो है समारोह मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश जो है नंबर 1 बन चुका है और आपको और हमें यही बताया जाता है। लेकिन वहां पर सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी कि जब श्रीलंका पर आर्थिक समस्याएं आई थी, तभी भारत ने भी श्रीलंका की मदद करी थी। भारत ने कुछ ना कुछ करा है विदेश में, ऐसी बात नहीं रही है कि एकदम से पूरा बॉयकॉट कर दिया था हमारे पड़ोसी मुल्कों को। उन्होंने भी काफी हद तक, जहां तक हो पाया वहां तक कोशिश करी थी। नहीं गेटी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो भारत ने हेल्प की, भारत की तो बात यह है कि भूटान की बात ले लें, हमारे हाथ ही में तो होती थी सारी बागडोर। लेकिन वो पुराने रिजीम की बात कर रही हैं आप। 2014 के बाद से नो डाउट जब ये शपथ समारोह हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें तो इन्होंने ये बिल्कुल जाहिर किया था सार्क देशों को बुला करके कि भारत वाकई एक आवाज बनना चाहता है। लेकिन उसके बाद से जो है वो जो आप कह रही हेल्प करने की या काम करने की बात है, पुराने समय राजीव गांधी के समय की बात है। जब ये मालदीव की अगर मैं आपसे बात करूं, जिसने 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है, वहां का इलेक्शन इस बात पर हुआ है कि भारत को बाहर निकाला जाए। आम जनता के अंदर भारत का ये रूप बन गया है कि नेपाल हो, लंका हो, बांग्लादेश हो या मालदीव हो, वहां पर लोग, चाइना और पाकिस्तान तो चलिए हमारे परंपरागत दुश्मन थे, लेकिन वहां के लोगों के अंदर भारतीयों का तासुर बहुत शानदार था।
आज भी मैं आपको बताऊं, भारत के लोगों को दुनिया के अंदर एक अच्छी नजर से देखा जाता है बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन हालात ये हो गए कि आज बांग्लादेश के अंदर जो सरकार आई है, उस सरकार के बारे में मैं आपको बताऊं कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने उसका जो है बहिष्कार कर दिया। इसी वजह से कर दिया क्योंकि वो मोदी जी की प्रो मानी जाती है। मालदीव के अंदर तो चुनाव, जैसे मैं तीसरी बार आपसे कह रहा हूं, इस बात पर हुआ कि इंडिया को बाहर निकाला जाए, और चीन इस पर। सर, तो मालदीव्स में जब ऐसी बातें चल रही थी, सर मालदीव्स में जब ऐसी बातें चल रही थी चुनाव को लेकर, तो जब अभी नरेंद्र मोदी पर उस तरीके के दागे गए, जो वहां पर के मिनिस्टर्स थे उन्होंने किस तरीके की भाषा का उपयोग किया हमारे प्रधानमंत्री के लिए, वो भी कहीं ना कहीं बुरा था। वो भी अच्छा नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री को वो ऐसे बोल रहे थे। तो कि उस तरीके से हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसको कहीं ना कहीं कुछ ठोस करना चाहिए था शायद से। नहीं, विदेश मंत्रालय ने उसमें जवाब दिया है, और भारत मुइज्जू सरकार ने उस मंत्री को भी हटा दिया है और कहा कि हाँ, हटा दिया वो बहुत है, लेकिन उसके बाद मालदीव्स ने किस तरीके से फिर हम पर अटैक किया है, हमारे आर्मियों पर 2 महीने की मोहलत देके कि हम उन्हें वापस ले लें। नहीं, वो बात तो दूसरे परिपेक्ष की है जो आप कह रही हैं, वो बात सही है। एक्चुअली वो तो इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ये पहले बताएगा कि भारत के लिए हमारा मंत्री अगर इस बात की बात कर रहा तो हमने उसको अलग कर दिया है। उसके जहन के अंदर मैं कह सकता हूं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसका जो 7वें आसमान पर जहन गया वो चीन की वजह से गया है। चीन में उसको जिस तरह का जो है इस्तकबाल हुआ है, रेड कारपेट मिला है, और वहां पर जो श्री जिनपिंग है उन्होंने जो उसको बताया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया है। बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, ये सब देशों की कूटनीति होती है। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय और हमारा विदेश मंत्री जब ये बात कहेगा कि साहब चीन से हम इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि चीन बहुत बड़ी ताकत है। अरे चीन अगर बड़ी ताकत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम ये कह दें कि ना वो घुसा हुआ है ना वो घुसा था। बहरहाल गेटी बात यह है कि देशवासियों को इस बारे में पता नहीं चलता है। जब चीन यहाँ पर कुछ ना कुछ हरकतें कर देता है तो राजनाथ सिंह बताते हैं कि सैटरडे संडे पड़ गया था इसलिए हम आपको बता नहीं पाए। यानी कि देश के लोगों को कोई सूचना अगर मिलती है तो 3 4 दिन का गैप होता है। अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप बात ना करें तो गोदी मीडिया तो इस समय 22 जनवरी के प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित है। मुइज्जू सरकार क्या कह रही है, बांग्लादेश में किस प्रकार की करवट है हमारे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, थोड़े दिनों पहले की बात, ज्यादा समय की बात नहीं है। पाकिस्तान को अगर छोड़ दें तो हमारे हालात ये थे कि हम फैसला किया करते थे। म्यांमार की बात ले लें, बर्मा सॉरी दोनों एक ही जगह है, आप कहीं आसपास की बात ले लें, वहां के फैसले हम, जब भी यहाँ पर कोई सरकार बनती थी म्यांमार से, जो आप कह रही है मालदीव्स की, पहला दौरा उनका यहाँ हुआ करता था। लेकिन पहला दौरा वो चीन के पास जा रहा है। चीन कर क्यों रहा है ये समझिए आप मेरी बात। देखिए हमारे यहाँ अतिक्रमण हो, संक्रमण हो, इंट्रेंस हो, उसका गलत कब्जा हो, चीन की सीमाएं दरअसल 21 देशों से मिलती हैं, सब जगह उसका सॉर्ट आउट हो गया। हमारी कभी 20वें राउंड की बात होती है, कभी 21वें राउंड की बात होती है। बांग्लादेश उसके पक्ष में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, श्रीलंका को कर्जा दे करके उसने वहां की बंदरगाहें अपनी तरफ कर ली। उसने जब रोड बनाया है, एक तो उसका सी पैक था जो पाकिस्तान के अंदर था, वन रोड वन बेल्ट का। एक बात मैं और बता दूं, और देशवासियों को ये बात शायद पता होनी चाहिए गेटी के 2015 में जब मोदी जी आए हैं, मेरे पास इसका सबूत है, हमारा चीन से वन रोड वन बेल्ट में शामिल होने का पूरा मुआहदा हो चुका था। शुरुआत में जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो बुनियाद रखी थी उसके 1 साल के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया को उसने एक्चुअली कारोबार वन रोड वन बेल्ट के नाम से जो है उसने साधा है। और ये जो आप कह रही ना मालदीव बेसिकली ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन मालदीव का जो कोस्टल एरिया है वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अफगानिस्तान, जिस तरह से बांग्लादेश में कपास होती है, दुनिया का नंबर 1 कॉटन होता है। उसने सर, हम बांग्लादेश में एक बार फिर वापस आना चाहेंगे कि जो ये अभी यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के जो नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी के प्रमुख बेगम खालिदा जिया जी के बेटे तारिक रहमान ने इस आंदोलन को शुरुआत की है। वो सोशल मीडिया की मदद से भारत विरोधी आंदोलन को नेपाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि मालदीव्स में जो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, कि वहां पर ऐसे रणनीति को अपनाया गया और जीत गए, और अब मालदीव्स ने हमसे दुश्मनी कहीं ना कहीं मोल ही लिए चाइना से हाथ मिलाकर, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश के भी जो विरोधी पार्टी है वो इसको अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी मालदीव्स के जैसा होने वाला है? देखिए गेटी, पहली बात तो ये समझिए कि जो बांग्लादेश की मैं निर्वाचित कहूं
या चुनी हुई कहूं, अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे देशों ने उसको मान्यता नहीं दी है। वहां जो इलेक्शन हुआ है बिल्कुल अदम पैरवी में, अदम पैरवी कहते हैं कि वहां बाकी तमाम जो मुख्य पार्टी थी वो उसके अंदर बेसिकली कैंडिडेट ही नहीं थी, वो उम्मीदवार ही नहीं थी, वो लड़ी नहीं रही थी। ये जो सरकार आई है और जो विपक्षी लोग हैं उनके पक्ष में आम लोग हैं, क्योंकि वहां पर एक हवा बह रही है भारत के खिलाफ। आप देखिए पिछले 1.5 साल पहले अगर मैं आपको बांग्लादेश के अंदर लेकर चलना चाहूं, वहां पर जब हमारे यहाँ सीएए और एनआरसी चल रहा था, उस समय वहां पर मंदिरों की बातें आई थी, मंदिर जलाने की। अब अगर मंदिर मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में जल रहा है तो यहाँ के बंगाल की क्या गलती है, यहाँ के आसाम की क्या गलती है? यहाँ के नेताओं के मुंह से जो शब्द निकले हैं वो आम लोगों में, चाहे वो मालदीव का हो चाहे वो बांग्लादेश के हो, देखिए सरकारों के अंदर तो हम उनकी जो है गलतफहमियां या उनकी खुशफहमियां दूर कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के बारे में, इंटरनेट का जमाना है, उनके सामने हम ये वाली बात नहीं रख सकते गेटी, कि वहां पर जो भारत के खिलाफ बातें हुई हैं वहां मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, और यहाँ पर जब बंगाल में और आसाम के अंदर मुस्लिमों के साथ जो भी परसिक्यूशन हुआ है, जो भी नेताओं ने बातें कही हैं, ऐसा क्या सोचती है कि इंटरनेट के जमाने में बांग्लादेश में नहीं जाएंगी? बात यह है कि वहां का आम जन भारत से नाराज है। ऐसा नहीं था पहले, कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। एक बात मैं कह के अपनी बात बताऊंगा आपको कि अमित मालवीय जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी के मुखिया मुखिया मानकर चलिए, झूठी बातें फैलाते हैं। उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले, लगभग 1 महीना 20 दिन पहले, जब नीदरलैंड में सरकार आई थी, उन्होंने लिखा अर्जेंटीना टू नीदरलैंड। दरअसल वहां पर भी दक्षिणपंथी सरकारें आ गई हैं। दक्षिणपंथ क्या है गेटी, 1 सेकंड में लूंगा आपका इसे समझाने के लिए, कि दक्षिणपंथी सरकारें जो आ रही हैं, और डेमोक्रेसी का मैं ताजा फिगर आपको बताता हूं, डेमोक्रेसी की सरकार वापस आना बंद हो चुकी है। पिछले 2-3 साल पहले, 5 साल पहले, इसका जो परसेंटेज थी, डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र में विश्वास करती हैं ऐसी सरकारें, उनका आने का, दोबारा रिटर्न आने का 70% का उनका रेशियो था। आज वो रेशियो घटकर 30% हो गया है। तो वहां अर्जेंटीना, तो जो नीदरलैंड कहा अमित मालवीय ने, दरअसल वहां एक ऐसी सरकार आई है जिससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो मुस्लिम के बारे में, कुरान के बारे में, मुस्लिम जमात के बारे में कुछ हार्ड, कुछ हैश वर्ड्स बोल रही हैं, इस वजह से वो पसंद कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आम आदमी, यहाँ की पार्टी के नेता, जो ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, जब वो नफरतें फैलाने की बात करेंगे, अरे भाई स्वीडन में कुरान जलता है तो आप खुश क्यों होते हैं भाई, बताइए आप? तो वजह यह है कि आम जन के अंदर भारत के लोगों की इस प्रकार की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। अब उसका गुस्सा उस पर उतारा जा रहा है जो कि भारत के साथ फिरो सरकार है। अब बांग्लादेश में जो सरकार चुनकर आई है, उसे आना कहें या ना आना कहें, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। वो मैं कह सकता हूं कि एक साथ अकेले ही जीत करके वो आए, उनके सामने कोई था ही नहीं। उसके बारे में आम लोगों का विचार ये है कि हम इनको वोट भी नहीं करेंगे, और किया भी नहीं उन्होंने वोट, अपने कैंडिडेट भी खड़े नहीं किए। वजह वजह यह है कि भारत की जो नफरत है ना, जो परसिक्यूशन चल रहा है एक विशेष समुदाय के लिए, वो कूद करके जब सीमाओं के पार जाता है तो दिक्कतें क्या होती है। मुइज्ज जैसी सरकार, जिसके, हमारा कोई लंबा चौड़ा वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे 2 हेलीकॉप्टर और चंद हमारे 2-2.5 हजार के करीब वहां पर सैनिक हैं जो इन्हीं की मदद के लिए जाते थे वहां। वो बेसिकली कोई एक जगह नहीं है, द्वीपों के अंदर बसा हुआ है, पानी का रास्ता बीच में, फिर एक द्वीप आ जाता है, फिर एक द्वीप आ जाता है। इस तरह से अगर कभी कोई मेडिकल सेवाएं देनी हो तो 2 हेलीकॉप्टर हमारे काम किया करते थे। हम वहां लड़ने थोड़े ना बैठे हैं, इनके ऊपर तो डाकुओं ने हमला कर दिया था। मालदीव की तो सरकारी जो है पंगु हो गई थी अगर हमारे लोग वहां मौजूद ना होते। लेकिन भारत सरकार का मसला यह है कि पाकिस्तान को सामने रख के टारगेट करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अभी पिछले दिनों बांग्लादेश के लोगों ने पर कैपिटल इनकम में भारत को डिफीट कर दे दी थी, लेकिन ये बात बताते नहीं है। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता सर, लेकिन बेगम जिया जो रही हैं वो प्रधानमंत्री ऑलरेडी रह चुकी हैं वहां की, बांग्लादेश की। वो तीसरी चौथी, वो पहले रह चुकी हैं, अब जो बनी वो भी तीसरी चौथी बार आ रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली मोदी जी के करीब मानी जाती है ना, इसीलिए वहां के आम लोग समझ रहे हैं। जो मोदी जी के करीब माना जाता, आम आदमी उसका दुश्मन है भारत को छोड़कर। बस भारत के अंदर ही एक ऐसी जमात तैयार हो गई है गेटी, कि वो सोचते हैं कि अगर भाजपा के साथ कोई है तो ठीक। अब कल देखा आपने अयोध्या में क्या हुआ है, अयोध्या के अंदर दर्शन ही करने गए थे, कांग्रेस आई के किसी कार्यकर्ता ने वहां झंडा लहरा दिया अपना, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। यानी कि कांग्रेस आई का कोई भी अधिपत्य नहीं है अयोध्या में सिर्फ भगवा रंग का झंडा फहरा सकते हैं क्या? क्योंकि अब उन्होंने कांग्रेस वालों को भी समझ लिया कि ये मंदिर के खिलाफ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये दरअसल गेटी बात यह है, हमारे यहाँ सूचनाओं का इतना अभाव है आम जन पर। जब ये बातें समझ में नहीं, आपने तो, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना, आप मालदीव के बारे में बात करें। आप देखिए सोशल मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर कोई इस टॉपिक पे बात भी नहीं कर रहा है।
और बात क्या कर रहा है, वो तो तमाम भगवा कुर्ते पहन करके गोदी मीडिया के एंकर अयोध्या में पड़े हैं, उनको मालूम ही नहीं कि लंका हाथ से निकल गया, नेपाल आंखें दिखा रहा है। मैं आपको थोड़ी 1 मिनट के लिए वहां लेकर चलना चाहता हूं। इतनी ज्यादा भयावह स्थिति है हमारे बॉर्डर्स की कि आपको मैं बताऊं कि अगर इसके बारे में गौर करना शुरू कर देंगे ना, आप तो पता चलेगा कि विश्व गुरु बनने वाला अलग थलग पड़ा है। गेटी, ये तो सूचनाओं का अभाव और ये नफरत पार होकर के सीमा। देखिए, हम रवांडा और पाकिस्तान नहीं बनना चाहते, हमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टाइप का बनाने का सपना दिखाया था, और बना क्या रहे हैं हमें, हमारे दिमागों में गोबर भर दिया गया है, हम बात इस पर कर रहे हैं। आज जो है दुनिया, आज क्या देखिए, आप देखिए महंगाई, जो थोक की महंगाई है वो महंगी हो गई है, वो उसके जो रेट है वो बढ़ गए। पता है आपको, दुनिया के इंडेक्सेस बाहर से आते हैं, हमारे में बात करते हैं, लेकिन नहीं, बस राम भजो। अरे श्री राम भजने में दिक्कत क्या है? आदेश ये हो रहा है गेटी कि उत्तर प्रदेश के सारे मंदिरों में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो वाल्मीकि की रामायण उसका पाठ किया जाए, और वाल्मीकि मंदिरों में किया जाए। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि एससी जमात का जो वोट है, वाल्मीकि वोट, वो हमें साधना है, जाटो समाज तो इनको वोट देता नहीं है। जब सारी सर हम राम मंदिर पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो सवाल है कि बीएनपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारत पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि भारत हमारा दोस्त नहीं है, वो 1971 के दौरान हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने यहाँ आकर बंगालियों की कीमती सामानों को लूटने का काम किया था। ऐसे में हमारा ये हक बनता है कि हम भारत का बहिष्कार करें, ऐसा बीएनपी के कार्यकर्ता ने कहा है। इसमें मतलब ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। ये कार्यकर्ताओं की बात पिछले 30 वर्षों से कहां थी? 71 के बाद ये 2023 में याद क्यों आई है, बताइए आप हमें, आप जवाब दीजिए। 1971 से लेकर 2023 तक ये बीएनपी के कार्यकर्ता इस तरह की मांगों को क्यों नहीं उठा रहे थे? जबकि बांग्लादेश को भारत ने उस समय कितना मदद किया था, न जाने कितने लोग वहां से आए भी थे, रेफ्यूजी बन के आए थे भारत में। अगर हमारा रोल उसमें नहीं होता गेटी, तो ये आजादी नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने तो वहां पर भी झूठ बोल दिया, उन्होंने तो 71 की लड़ाई के अंदर भी अपने संघर्ष की गाथा बता दी। मैं तो आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आप ये बताइए कि 71 से लेके 2023 के बीच में बांग्लादेश में ये आवाजें क्यों नहीं उठ रही थी? ये साल, 2 साल, 4 साल से आवाजें क्यों उठनी शुरू हो गई हैं? उसकी वजह यही तो मैं आपको जब बार बार जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां की जो विपक्षी पार्टीज हैं, वो इस बात पर चुनाव मतलब हमारे मुतालिक चुनाव होने लगे हैं दूसरी जगह कि आप भारत के पक्ष में या नहीं, और चीन इसका फायदा उठा रहा है। जी बिल्कुल सर, आपने जैसा कहा कि हमारे देश में ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, मणिपुर भी चल रहा है, ईडी का तमाशा भी चल रहा है, राम मंदिर पर तो पहले से ही बवाल उठ रहा है, जैसा कि आपने बताया भी। ऐसे में हम पड़ोसी मुल्कों से पूरी तरीके से घिर गए, जैसे म्यांमार हो, नेपाल तक हमारा विरोधी बना हुआ है। चाइना हमारे दुश्मनों से, मतलब हमारे दोस्तों को छीनते जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही हमारा दुश्मन था। श्रीलंका भी अब कहीं ना कहीं हमारे बीच में खटास आ ही चुका है। तो इसमें इस हद तक हमारी जो चली गई है, ऐसी बातों पे चले गए हैं, हम किस हद तक सुरक्षित हैं? आपको क्या लगता है? आप सुरक्षित की बात कर रहे हैं, तो आप बॉर्डर, हम सक्षम हैं, हम ताकतवर हैं, इन लोगों से हमें ज्यादा केयर भी नहीं करनी सुरक्षा के एतबार से। लेकिन आप बताइए, मणिपुर के अंदर अगर मिसाल के तौर पे बफर जोन बनने लगे दो समुदाय के बीच में, फिर क्या कहेंगे आप? जो बफर जोन देशों की सीमाओं के बीच में होती है, वो कुकी और मैते समाज के बीच में बफर जोन है। मणिपुर के राज्यपाल को अगर मिसाल के तौर पे कुकी समाज की तरफ जाना है, उस एरिया में जाना है, तो वो वहां पर पहले जो है वहां पर चेक पोस्ट पर रुकेगा, कुकी समाज के लोग वहां पर आएंगे, जो आर्मी के लोग हैं वो उनको लेकर के जाएंगे। ये हमारे देश के अंदर बॉर्डर बन गए, ये खबर है आपको? देशवासियों को खबर पहुंचाई? ये तो हमारे देश के अंदर मसला बन चुका है। आप तो विदेशों की सीमाओं की बात कर रही हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं। सर लेकिन हम सक्षम भी कैसे हैं? आप देखिए चाहे श्रीलंका रहे या मालदीव्स रहे, चाइना तो उनके साथ में है ना। तो चाइना जब साथ आ गया है तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत बढ़ गई है। हम भले ही कितने भी ताकतवर रहे, लेकिन हमारे सामने भी एक बहुत ताकतवर कंट्री खड़ी है, तो उस पे हमारे सुरक्षा पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि चाइना बहुत बार अटैक करता है। मैं वही बता रहा हूं आपको। दरअसल पहले चाइना की बात सुन लीजिए। चाइना जो है वो हथियार लेकर नहीं जा रहा दुनिया में, वो औजार लेकर जा रहा है। उसका इसमें जो है ना, मालदीव के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, वो मालदीव के साथ आके लड़ता। और मैं आपको कड़वी हकीकत बता दूं, दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं मिलता है। म्यांमार की जो राष्ट्रपति चुनी हुई थी वो जेल में पड़ी है, सैन्य शासन ने जेल में डाल दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सालों हो गए। लेकिन बात यह है कि उसको अपना कारोबार करना है। मालदीव जो है उसके लिए कारोबार की वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। मैंने आपको बताया ना, ये रास्ता जाता है उधर,
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या तमाम पूरा का पूरा ये जो है ना मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप तक जाने की कोशिश वो कर रहा है। वो इस नजर से सुरक्षा की जहां तक बात है, हमें चीन से तो देखिए नो डाउट वो बहुत बड़ी ताकत है, हमें बहुत सुरक्षा की चीजों को देखना चाहिए। लेकिन बाकी जो अगर आप मालदीव की या श्रीलंका की बात करेंगे, इनमें इतना सामर्थ्य कभी नहीं था, ना है और ना भविष्य में कभी होगा कि हमें सुरक्षा की दृष्टि से इनसे परेशान होना पड़े। लेकिन परेशानी का ये सबब जरूर है कि चाइना इनको अपने अंडर में लेता हुआ, हमारे लोगों को लेता हुआ, जहां पर हम जो इनकी सुरक्षा किया करते थे, वो अपने कारोबारी हित साध रहा है, भविष्य में हमें अलग थलग डाल देगा। लेकिन इससे बड़ी बात तो यह है ना कि बांग्लादेश के अंदर क्या नफरत हो या मुइज्ज सरकार को लाने वाले लोग हों, वो जिस बिहाफ पर आ रहे हैं भारत की नफरत करके, क्या ये अच्छा सूचक है? और अगर आप बाहर जाके नहीं बात करना चाहती है, अंदर की मैं बात करूं आपसे, तो अंदर क्या हालात हो गए बताइए। मैं आप कहेंगे बार बार मैं टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन वजह यह है कि इसकी जो गंगोत्री है ना वो यहीं से जाती है। 20 करोड़ लोग जो भारत के अंदर दूसरे नंबर की आबादी है, जब उनके ही आप अलग थलग कर रहे हैं, तो ये तो मुइज्ज सरकार की 6 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, 3 लाख लोग हैं, इनका क्या है? तो बहरहाल लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है कि जो पड़ोसी हमारे बिल्कुल हमारे सामने नतमस्तक हुआ करते थे, आज वहां के लोगों में भी इतनी नफरत भर चुकी है कि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां इस बात पर अपनी सरकार से नाराज हैं क्योंकि वो मोदी जी की दोस्त है। जी सर, आखिरी सवाल अब यहाँ पे ये करूंगी कि मोदी सरकार के आने पे जो विदेशी मंत्रालय है वो जिस तरीके से काम कर रही है, उस पर आपका क्या मानना है? वो कितना हद तक सफल रही है? पिछले पार्टियों से कितना वो आगे बढ़ी है या पीछे घटी है? आपका क्या मानना है? कि जयशंकर साहब जब आए थे शुरुआत में, तो मैं आपको बताऊं पूरे देश के अंदर एक जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो काफी उम्मीदें लगाए बैठा था। बहुत काबिल आदमी है, चीन में रहे, हमारी तरफ मतलब कई जगह हमारा प्रतिनिधित्व किया। लेकिन मैं माफी के साथ बताता हूं, बहुत लोगों की राय है, मेरी अकेले की राय नहीं है, कि उसके बाद से हमारी विदेश जो नीति है ना, वो आज तक नटवर सिंह के जमाने को याद करते हैं। हमारी वो विदेश नीति है ही नहीं जिसके लिए भारत जाना जाता था। अब आप ये बताइए हमारा फलस्तीन के संबंध में। सर, फिर से एक बार बीच में रोकूंगी, माफ कीजिएगा कि मोदी जी लेकिन बोलते तो हैं कि हमारे इंटरनेशनल दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि हम बहुत अच्छे विदेश से कायम किए हुए हैं अपने दोस्ती को, तो उसमें कैसे हो जाएगा फिर? चलिए उसका जवाब ही देने की कोशिश कर रहा था मैं। जो हमारी पुरानी नीति थी इसराइल को लेकर के, नेहरू के समय से फलस्तीन को लेकर के, जज्बात में हटे और फिर उसको वहीं आना पड़ा। रही बात मोदी जी के कहने की, तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी के कहने से पूरे देश की राय नहीं बन जाती है। देश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो दरअसल इस बात को जानता है कि हमारे ताल्लुकात किससे हैं। बताइए, इसराइल को छोड़कर क्या अमेरिका हमारे पक्ष में है? अभी FBI का डायरेक्टर यहाँ पर आया था और धमका करके गया है, क्या आपको मालूम है? हमारा जो वो निखिल नाम का जो पकड़ा गया बंदा है, जिसके बारे में हमारी जो तमाम जो इंटेलिजेंस है उन पे इल्जामात लग रहे हैं और अमेरिका के अखबारों में हमारा नाम आता है। हमने ऐसे जासूसे, भाड़े के जासूस अगर आरोप के मुताबिक पकड़ करके हम वहां पर कत्लो गारत कर रहे हैं, निज्जर को लेकर के दे लीजिए, पन्नू को लेकर देख लीजिए, ये तमाम सरकारें जिससे अमेरिका को हम समझते हैं हमारा अपना है, क्या वो हमें इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करता जो पिछले दिनों हुई है? विदेश मंत्रालय जो वहां का है अमेरिका का, उसने हमें किस तरह से डराने और धमकाने का काम किया है। तो बात यह कि ये तो कहते रहे ना, तो हम चीन वाले धड़े के अंदर मौजूद हैं। चीन ने पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा और आसपास एशिया का तमाम हिस्सा उसको साध लिया है, और हम ना अमेरिका के रह पा रहे हैं ना हम चीन के धड़े में जा पा रहे हैं। हमारी तो विदेश नीति इस पर ऐसे तो जीवन में कभी रही नहीं है। अमेरिका जीवन में कभी किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन इसी अमेरिका के साथ हम दम भरते हैं, चीन को आके दिखाते हैं, और हम इंपॉर्टेंट भी अमेरिका के लिए, क्योंकि उसको चीन को अगर काउंटर करना है तो भारत को जो है प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद यदा कदा वो हमको धमकाने का काम करता है। उसके वहां पर अधिकारी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और आकर हमसे बातें कर रहे हैं, हम इससे जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के सर्वे शर्मा उन पर इल्जामात लगते हैं, वहां के अखबारों में लिखा हुआ है कि भारत जो है खून खराबा कर रहा है बाहर जाकर के। ऐसी स्थिति तो हमारी के पहले कभी नहीं थी। तो आप कौन से देश से बात कर रहे हैं? मोदी जी की अगर बात कहें, आप कौन से देश से हमारे ताल्लुकात सही है बताइए? रशिया हमारा क्या उस तरह का दोस्त है आज की तारीख में जैसे हुआ करता था? एक इसराइल को कह सकते हैं आपके मेंटली बुलडोजर वाली राजनीति इसराइल कर रहा है, वही आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि बांग्लादेश से अभी हमारा कैसा नाता चल रहा है और मालदीव्स के साथ किस तरीके से हम टूट चुके हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे हम इसी शो के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ चर्चा में थे राशिद जहीर साहब। हम लोगों ने बांग्लादेश में उठ रहे
बाहर निकलो जैसे आवाज हमारे लिए कितना आगे घातक साबित हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई, क्योंकि हम एक एक कर अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से रिश्ता खराब होते हुए देख पा रहे हैं और हमारी सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। आपकी क्या राय है पिछले कुछ वर्षों में हमारे विदेश नीति पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं 8 PM पर देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।